कैसे हो फ्यूचर डॉक्टर्स। जय हिंद जय भारत। मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति। अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी के ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। ऑडियो बुक यानी कि पॉडकास्ट, और इस ऑडियो बुक की मदद से आप पूरे के पूरे इस अध्याय 5 को मिनटों की गिनतियों में रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि ये वीडियो आपकी 11वीं कक्षा और आपकी नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिकी तथा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फलों की उपस्थिति इसका मुख्य अभिलक्षण है। अध्याय 2 तथा 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया है, जो आकारिकी तथा अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली तथा मानक परिभाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता, जो पौधों के पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, जिससे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़े तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना तथा पत्तियां होती है। उनमें मूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादप का भूमिगत भाग मूल, जबकि ऊपरी भाग प्ररोह यानी प्ररोह तंत्र होता है। चित्र 5.1। चलिए अब 5.1 मूल। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती हैं, जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वीय मूल होती है, जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती है। इसका उदाहरण सरसों का पौधा है। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है। ये मूल तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें झगड़ा मूल तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा है। कुछ पौधों जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। चित्र 5.2। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय करना तथा पादप नियामकों का संश्लेषण करना है। 5.1.1 मूल के क्षेत्र। मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। चित्र 5.3। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमी क्रिया का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली भित्ति वाली होती है तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। उनमें बार बार विभाजन होता है तथा इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती है और मूल को लंबाई में बढ़ाती है। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। चलिए तो पहले आप इससे पहले कि जितने भी आकृति या ड्राइंग है वो एक बार देख लेंगे मेरे साथ। चलिए सबसे पहला चित्र ये है एनसीईआरटी का। इसमें पुष्प, फल, तना, प्ररोह, नोड, इंटरनोड, कलिका, फिर प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल दी गई है। फिर इसके बाद मूसला मूल, तंतुक मूल भी दी है और अपस्थानिक मूल का चित्र दिया है। फिर इसके बाद परिपक्वन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, फिर मेरिस्टेमी क्रिया को क्षेत्र, मूल गोप, मूल रोम, इन सब का चित्र दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह की संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। 5.2 तना। ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने तथा मूल में विभेद स्थापित करते हैं तथा अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पोरिया होती है। तने के उस क्षेत्र को जहाँ पर पत्तियां निकलती है गांठ कहते हैं। ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है।
ये पानी खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने के कार्य भी संपन्न करते हैं। 5.3 पत्ती। पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। यह गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ मेरिस्टम से निकलती है। ये पत्तियां अग्राभिसारी रूप में लगी रहती हैं। ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग है क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है। एक प्ररूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत तथा स्तरिका। चित्र 5.4 पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर 2 छोटी पार्श्वकलिकाएं निकल सकती है जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णाधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाता है। ऐसे पर्णाधार को पर्णवृंत तल्प यानी पल्वाइनस कहते हैं। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। लंबा, पतला, लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताज़ी हवा पत्ती को मिलती रहे। स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें शिराएं तथा शिरिकाएं होती है। इसके बीच में एक सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। शिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है। 5.3.1 शिरा विन्यास। पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। जब शिरिका स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है तब उसे जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। चित्र 5.4 ब। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब शिरिकाएं समांतर होती हैं उसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। चित्र 5.4 स। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। चित्र 5.3.2 पत्ती के प्रकार। जब पत्ती के इस तरीके का अछिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता तब वह सरल पत्ती कहलाती है। तब इस तरीका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंच सके और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल तथा संयुक्त पत्तियों दोनों में पर्णवृंत के कक्ष में कली होती हैं लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। संयुक्त पत्तियां 2 प्रकार की होती है। चित्र 5.5 पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष यानी एक्सिस जो मध्य सिरा के रूप में होती है पर स्थित होते हैं। इसका उदाहरण नीम है। हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृंत की चोटी से जुड़े रहते हैं। उदाहरणतः सिल्क, कॉटन, वृक्ष। चलिए चित्र देख लेते हैं। ये संयुक्त पत्तियों का दिया जिसमें ये नीम है और ये सिल्क कॉटन है। ये पिच्छाकारी संयुक्त पत्ती है और ये हस्ताकारी संयुक्त पत्ती है। इसके ऊपर भी जो चित्र दिए थे जो हमने छोड़ दिए वो एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट, चित्र जो होते हैं बहुत IMP होते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पत्ती की संरचना है जिसमें पत्ती के भाग जालिका शिरा विन्यास, समांतर शिरा विन्यास दिया गया। देख लीजिए, ये है जालिका शिरा विन्यास और ये है समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, और इसके अंदर ये अनुपर्ण है, ये पत्रावृंत, ये पत्राकार और ये कक्षीय कली, फिर ये स्तरिका। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पर्ण विन्यास। तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। ये प्रायः 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख तथा चक्राकार। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है। अच्छा, देख लीजिए, विभिन्न प्रकार का पर्ण विन्यास है जिसमें ये वाला एकांतर है और ये गुड़हल का है, फिर ये अमरूद का है, ये सम्मुख में आता है और ये चक्करदार है। ठीक है, ये चंपा का है और ये अमरूद का और ये गुड़हल का है। उदाहरणतः गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और दूसरे के सम्मुख होती है।
इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस यानी आँख और अमरूद। यदि एक ही कांड पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती है और वे चारों ओर एक चक्कर सा बनाती है तो उसे चक्करदार पर्ण विन्यास कहते हैं, जैसे एल्स्टोनिया यानी डेविल ट्री। अब बात आ रही है 5.4 पुष्प क्रम। फूल एक रूपांतरित प्ररोह है जहाँ पर प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टम पुष्पी मेरिस्टम में परिवर्तित हो जाता है। पोरिया लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर रह जाती है। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होता है। पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्प क्रम को 2 प्रकार असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी में बांटा गया है। असीमाक्षी प्रकार के पुष्प क्रम के प्रमुख अक्ष में सतत वृद्धि होती रहती है और पुष्प पासों में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। चित्र 5.7 देख लीजिए, ये रहा असीमासी। कौन सी मासी? असीमासी। अगला है ससीमासी, ये ससीमाक्षी पढ़ते इसको। पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। फूल तलाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, जैसा कि चित्र 5.8 में दिखाया गया है। अगला दिया है 5.5 पुष्प। एंजियोस्पर्म में पुष्प यानी फूल एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षी रचना है। ये एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। एक प्ररूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्पावृंत, जिसे पुष्पासन कहते हैं, पर लगे रहते हैं। ये है कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायांग। कैलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग है, जबकि पुमंग तथा जायांग लैंगिक अंग है। कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता, जैसे इन्हें परिदल पुंज यानी पेरियंथ कहते हैं। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा अंडक हो तो उसे एक लिंगी कहते हैं। सम्मिति में फूल त्रिज्यीय सम्मिति यानी नियमित अथवा एक व्यास सम्मित यानी द्विपार्श्विक हो सकते हैं। जब किसी फूल को 2 बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिज्यीय सम्मिति कहते हैं। इसका उदाहरण है सरसों, धतूरा, मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से 2 समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सम्मित कहते हैं। इसका उदाहरण है मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया आदि। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल में 2 समान भागों में विभक्त न हो सके तो उसे असम्मिति अथवा अनियमित कहते हैं। जैसे कि केना, एक पुष्प त्रितयी, चतुष्टयी, पंचतयी हो सकता है यदि उनमें उनके उपांगों की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणक में हो सकती है। जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं, पुष्पवृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती है, उन्हें सहपत्री कहते हैं, और जिसमें सहपत्र नहीं होते उन्हें सहपत्रहीन कहते हैं। पुष्पवृंत पर कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायंगता यानी हाइपोगाइनस, परिजायंगता यानी पेरिगाइनस तथा अधिजायंगता यानी एपिगाइनस। चित्र 5.9 अधोजायंगता में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं। ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। इसके सामान्य उदाहरण सरसों, गुड़हल तथा बैंगन है। परिजायंगता में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है। इसके सामान्य उदाहरण है पल्म, गुलाब, आड़ू है। अधिजायंगता में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेते हैं और इससे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसलिए अंडाशय अधोवर्ती होता है। इसके उदाहरण हैं सूरजमुखी के अरपुष्पक, अमरूद तथा घिया। देख लीजिए, ये है अधोजायंगता, परिजायंगता
अधिजाएं तथा इनके चित्र। 5.5.1 पुष्प के भाग। प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, पुंमंग तथा जायंग। चित्र 5.10 कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। प्रायः बाह्य दल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। कैलिक्स संयुक्त बाह्य दल यानी जुड़े हुए बाह्य दल अथवा पृथक बाह्य दल यानी मुक्त बाह्य दल होते हैं। कोरोला दल यानी पंखुड़ी का बना होता है। दल प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दलीय अथवा पृथक दलीय हो सकता है। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। जहाँ तक आकृति का संबंध है वह नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकती है। देख लीजिए पुष्प के भाग, ये कैलिक्स है, कोरोला और ये पुंमंग और ये जायंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्पदल विन्यास। पुष्पकली में उसी चक्र की नई इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। पुष्पदल विन्यास के प्रमुख प्रकार कोर, स्पर्शी, व्यापवर्ती, कोर, छादी, वैक्सिलरी होते हैं। चित्र 5.11 जब चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हों तो उसे कोर स्पर्शी कहते हैं, जैसे कैलोट्रिपस। यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे, तीसरे आदि पर अतिव्याप्त हो तो उसे व्यापवर्ती कहते हैं। इसके उदाहरण गुड़हल, भिंडी तथा कपास है। यदि बाह्य दल अथवा दूसरे पर अतिव्याप्त हो तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति को कोरछादी कहते हैं। इसके उदाहरण केसिया, गुलमोहर है। मटर, सेब में 5 दल होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा मानक 2 पार्श्वों को पंख और 2 में सबसे छोटे के अग्र दलों को कूटक अतिव्यापित करते हैं। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को वैक्सिलरी अथवा पेपिलियोनेसिस कहते हैं। चलिए चित्र देख लीजिए एनसीईआरटी के, सॉरी न्यू एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी तो ओल्ड हो चुकी है, ये न्यू वाली है। 5.5.1.3 पुंमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग है में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। बंध्य पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वो स्टेमिनाइड कहलाते हैं। पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे दल लग्न यानी एपिपेटलस कहते हैं, जैसे बैंगन में। यदि ये परिदल पुंज से जुड़े हो तो उसे परिदल लग्न यानी एपिफिलस कहते हैं, जैसे लिली में। फूल में पुंकेसर मुक्त यानी बहुपुंकेसरी अथवा जुड़े हो सकते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल यानी एक संगी जैसे गुड़हल में, अथवा 2 बंडल यानी द्विसंगी जैसे मटर में, अथवा 2 से अधिक बंडल यानी बहुसंगी जैसे सिट्रस में हो सकते हैं। उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे साल्विया तथा सरसों में। देख लीजिए ये थे इनके प्रकार। अच्छा, अब आ रहा है जायांग। जायांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बनते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। अंडाशय का आधारी फूला हुआ भाग होता है जिस पर एक लंबी नली होती है जिससे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्राय वर्तिका की चोटी पर होती है। परागकण को ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे पृथक यानी मुक्त हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब और कमल में इन्हें युक्तांड यानी एपोकार्पस कहते हैं। जब अंडक जुड़े होते हैं जैसे मटर तथा टमाटर तब उन्हें युक्तांड यानी सिनपार्पस कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं। बीजांड न्यास। अंडाशय में बीजांड के लगे लेने का क्रम को बीजांड न्यास यानी प्रेजेंटेशन कहते हैं। बीजांड न्यास सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारी, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार का होता है। सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थित रहते हैं जो 2 कतारें बनाती है, जैसे कि मटर में जब बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठीय अंडाशय पर लगे होते हैं तब ऐसे बीजांड न्यास को स्तंभीय कहते हैं। इसका उदाहरण है गुड़हल, टमाटर तथा नींबू। भित्तीय बीजांड न्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा
परिधीय भाग में लगे रहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक होता है लेकिन आभासी पट बनने के कारण 2 कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। इसके उदाहरण है क्रूसिफर यानी सरसों तथा आर्जेमोन है। जब बीजांड केंद्रीय अक्ष में होते हैं और ये पुटीय नहीं होते जैसे कि डायंथिस तथा प्रिमरोज, तब इस प्रकार के बीजांडन्यास को मुक्त स्तंभीय कहते हैं। आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक बीजांड होता है। इसके उदाहरण सूरजमुखी गेंदा है। 5.6 फल पुष्पीय पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषेकी यानी पार्थेनोकर्णिक फल कहते हैं। प्रायः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी तथा गूदेदार होती है तब उससे एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्य फल भित्ति कहते हैं। इसके मध्य में मध्य फल भित्ति तथा भीतरी और अंतः फल भित्ति होती है। आम तथा नारियल में फल के प्रकार को ऑस्टिल यानी ड्रूप कहते हैं। चित्र 5.13 ये फल एकांड ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है। आम में फल भित्ति बाह्य भित्ति गूदेदार एवं खाने योग्य मध्य फल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अंतः फल भित्ति के सुस्पष्ट रूप में विभेदित होती हैं। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमयी होती है। देख लीजिए बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, बीज और अंतः फल भित्ति। अगला है 5.7 बीज। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक गेहूं, मक्का तथा 2 चना मटर बीजपत्र होते हैं। 5.7.1 द्विबीजपत्री बीज की संरचना। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण की 2 सतहें होती है। बाहरी को बीज जोल और भीतरी को टैगमेन कहते हैं। बीज पर एक क्षत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और 2 गूदेदार बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। चना, सेम तथा मटर में भ्रूणपोष पतला होता है इसलिए यह अभ्रूणपोषी, जबकि अरंड में यह गूदेदार होता है यानी भ्रूणपोषी। 5.7.2 एक बीजपत्री बीज की संरचना। प्रायः एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। उदाहरणतः आर्किड अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संलग्नित होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है जिससे एल्यूरोन सतह कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीजपत्र होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं। इसमें एक अक्ष छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। चित्र 5.15। चलिए ये दिया है चित्र, देख लीजिए आप। बीजावरण, एल्यूरोन सतह, भ्रूणपोष, स्कूटेलम, प्रांकुर चोल, प्रांकुर मूलांकुर और मूलांकुर चोल। ये भ्रूणपोष, भ्रूण। अच्छा, अब आगे क्या दिया है 5.8 एक प्ररूपी पुष्पीय पादप यानी एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण। पुष्पीय पादप को वर्णित करने के लिए बहुत सी आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुष्पीय पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। पौधे के वर्णन में उसके प्राकृतिक कायिक अभिलक्षण, मूल, तना तथा पत्तियां और उसके बाद पुष्पीय अभिलक्षण, पुष्प विन्यास, पुष्प के भाग का वर्णन आता है। पौधे के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पीय भाग के पुष्पीय चित्र तथा पुष्पीय सूत्र बताने पड़ते हैं। पुष्पीय सूत्रों को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है।
पुष्पी सूत्र में सपत्र को BR से, कैलिक्स को K से, कोरोला को C से, परिदल पुंज को P से, पुमंग को A से तथा जायांग को G से लिखते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को G से और अधोवर्ती अंडाशय को G बटे में ये नीचे की ओर डैश से लिखते हैं। नर फूल के लिए ये और मादा फूल के लिए ये तथा द्विलिंगी के लिए ये वाला चिन्ह से इंगित करते हैं। त्रिज्य सम्मित को धन तथा व्यास सम्मित को परसेंटेज इंगित करते हैं। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट से बंद करते हैं और आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं। पुष्पी चित्र से फूलों के भागों की संख्या, उनके विन्यस्त क्रम, उनके संबंध चित्र 5.16 के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मात्र अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है, जिन्हें डॉट द्वारा पुष्पी चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जायम क्रमवार चक्कर में दिखाए जाते हैं। कैलिक्स सबसे बाहर की ओर तथा जायंग सबसे भीतर होता है। यह सासंजन तथा आसंजन को चक्कर के भागों अथवा चक्कर के बीजों को इंगित करता है। सरसों के पौधे कुटुंब ब्रेसिकेसी के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र दिखाए गए हैं। ये देख लीजिए, ये चित्र पुष्प सूत्र दिया है। अगला दिया है 5.9 सोलेनेसी। ये एक बड़ा कुल है, प्रायः इसे आलू कुल भी कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फैले रहते हैं। चित्र 5.17। ये चित्र भी आप देख लीजिए पूरा का पूरा। सोलेनम नाइग्रम मकोय का पौधा है। अब काई का भी लक्षण दिए इसके पौधे प्रायः शाकीय, झाड़ियाँ तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं। तना इनका शाकीय, कभी कभी काष्ठीय, वायवीय, सीधा सिलिंडराकार, शाकित, ठोस अथवा खोखला, रोम युक्त अथवा अरोमिल, भूमिगत जैसे आलू। सोलेनम ट्यूबेरोजम। पत्तियां इनके एकांतर, सरल, कर्मी, संयुक्त, पिच्छाकार, अणुपर्णी, जालिका विन्यास। और पुष्पीय भी लक्षण इनका पुष्पक्रम होता है। एकल, कक्षीय, ससीमाक्षी जैसे सोलेनम में होता है। फूल होता है उभयलिंगी, त्रिज्य सम्मिति। कैलिक्स होते हैं 5 दल संयुक्त दीर्घस्थायी कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास। कोरोला 5 दल संयुक्त कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास। पुमंग होता है 5 पुंकेसर दल लग्न। जायंग होता है द्विअंडपी, युक्तांडपी, तिरछी अंडा से ऊर्ध्वावर्ती, द्विकोष्ठी, बीजांडासन फूला हुआ जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं। फल होता है संपुट अथवा सरस। बीज होते हैं भ्रूणपोषी, अनेक होते हैं। और इनका पुष्पी सूत्र, इनके आर्थिक महत्व दिए है। स्कूल के अधिकांश सदस्य भोजन टमाटर, बैंगन, आलू, मसाले, मिर्च, औषधि, बेलाडोना, अश्वगंधा, धूमक, तंबाकू, सजावटी पौधे, पिटूनिया के स्रोत हैं। सारांश, विद्यार्थियों यदि आप नीट की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा भी इच्छा रखते हैं तो सारांश आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यदि हम समस्त पादप जगत पर दृष्टि डालें तो पुष्पीय पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं। ये आकार, माप, संरचना, पोषण की विधि, जीवन काल, प्रकृति तथा आवास में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। इनमें मूल तथा प्ररोह तंत्र भलीभांति विकसित होते हैं। इनमें मूल तंत्र मूसला अथवा जकड़ा मूल पाई जाती है। सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में मूसला जबकि द्विबीजपत्री पादपों में जकड़ा मूल होती हैं। अच्छा, एक बीजपत्री है ना, यहाँ द्वि है। चलिए, कुछ पादपों में मूल भोजन के लिए संग्रहण तथा यांत्रिक सहारे तथा शोषण के लिए रूपांतरित हो जाती है। प्ररोह तंत्र तना, पत्ती, पुष्प तथा फली में बटा रहता है। तने के आकार के अभिलक्षण जैसे गांठों तथा पोरियों की उपस्थिति, बहुकोशिक रोम तथा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती प्रकृति आदि की उपस्थिति से तने तथा मूल के अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। पत्ती तने के पार्श्वीय उद्धव पर गांठ से बहिर्जाती रूप में विकसित होती है। ये रंग में हरी होती है ताकि प्रकाश संश्लेषण को क्रिया संपन्न हो सके। पत्तियां आकार, माप, किनारे, शीर्ष तथा पत्ती की स्तरीका के कटाव में सुस्पष्ट विविधताएं प्रदर्शित करती हैं। पुष्प एक प्रकार के प्ररोह का रूपांतरित रूप है जो लैंगिक जनन संपन्न करता है। पुष्प विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रम में विन्यस्त रहते हैं। ये संरचना, ज्यामिति, अन्य भागों के सापेक्ष अंडाशय की स्थिति, दलों, बाह्य दलों, अंडाशय आदि का क्रमबद्ध विन्यास में भी विविधता प्रदर्शित करता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल तथा बीजांड से बीजों का निर्माण होता है। बीज एक बीजपत्री अथवा द्विबीजपत्री हो सकते हैं। वे आकार, माप तथा जीवन क्षमता काल में विविध रूप के होते हैं। पुष्पीय अभिलक्षण पुष्पीय पादपों के वर्गीकरण तथा पहचान के आधार माने जाते हैं। इसका वर्णन कुलों के अर्ध तकनीकी विवरण से चित्रों सहित किया जा सकता है।
अतः एक पुष्पीय पादप का वर्णन वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट क्रम में कर सकते हैं। पुष्पीय विलक्षण संक्षिप्त रूप पुष्पीय चित्रों पुष्पीय अंगों द्वारा निरूपित करते हैं। तो विद्यार्थियों, पूरे ही 30 मिनट में हम लोगों ने ये ऑडियो बुक यानी पॉडकास्ट कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया हो और आपको लगा आपका रिवीजन थोड़ा तेज हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा और आगे आपको क्या चाहिए। और स्टूडेंट, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि मैं फिजिक्स के लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साथ साथ वो भी गुड क्वालिटी में। तो आई होप वो भी आपको हेल्प करेंगे।